दोस्तों, दुनिया भर में युद्ध का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। जब भी आप कोई डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ सुनते होंगे, कोई मिलिट्री रिलेटेड न्यूज़ सुनते होंगे, कई बार आपको उसमें नेवल शिप्स का जिक्र मिलता होगा। अलग अलग तरीके की नेवल शिप्स। कभी आप नाम सुनते होंगे फ्राइगेट्स का, कभी आप नाम सुनते होंगे क्रूजर्स का, कभी आप नाम सुनते होंगे डिस्ट्रॉयर्स का, कभी लिटोरल शिप्स का, कभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का। तो आखिर ये सभी शिप्स होती क्या है, इनके बारे में आपको एक क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको नेवल शिप्स के बारे में जानकारी देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कितने प्रकार की नेवल शिप्स होती हैं और वो सभी क्या क्या रोल निभाती हैं। देखिए, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेवल शिप्स को हम लोग 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये सभी 7 तरीके की नेवल शिप्स होती हैं। सबसे पहली देखिए, आप इसमें देखेंगे तो होती है क्रूजर्स, इसके बाद होती हैं फ्राइगेट्स, इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फिर डिस्ट्रॉयर्स, फिर सबमरीन्स होती हैं और ये भी अलग अलग तरीके की, बैलिस्टिक सबमरीन्स, अटैक सबमरीन्स, क्रूज मिसाइल सबमरीन्स। उसके बाद एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स ये होती हैं और ये भी अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। एंड लास्टली वी हैव लिटोरल कॉम्बैट शिप्स। तो ये 7 कैटेगरीज हैं। इसके अलावा देखिए, एक और हुआ करती थी पहले, एक बैटलशिप कैटेगरी की नेवल शिप हुआ करती थी जिनको बैटलशिप बोलते थे। हालांकि आजकल इनका इस्तेमाल नहीं होता, इनकी जगह पर हम लोग डेस्ट्रॉयर और क्रूजर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सभी 7 अलग अलग कैटेगरीज की शिप्स हैं। कौन कौन सी क्या रोल करती हैं वो चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आती है क्रूजर। देखिए, क्रूजर शिप्स की बात करें तो क्रूजर शिप, पहली चीज तो एक बात समझिए कि इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बहुत महंगी होती है। इनका एक नैरो मिशन कैपेबिलिटी होती है, कुछ स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट मिशंस को अंजाम देने के लिए इनको बनाया गया है। वॉर जोन में ये मैक्सिमम फायर पावर लेकर जा सकती हैं अपनी नेवी के लिए। इनके मिशंस की अगर बात करें तो कौन कौन से मिशन ही करती हैं, जैसे कि ये रेडिंग का काम कर सकती हैं, कहीं रेड डालने का काम हो, अगर इंडिपेंडेंट स्काउटिंग का काम है, अगर कोई कॉमर्शियल एरिया है किसी कंट्री का और उसको प्रोटेक्ट करना है तो ये उसका भी काम कर सकती हैं। ये अलग अलग साइजेस में भी आती हैं, स्मॉल प्रोटेक्टर क्रूजर भी हो सकती हैं और बड़ी क्रूजर भी हो सकती हैं, बड़े साइज की क्रूजर भी हो सकती हैं। इनका रोल और भी होता है, जैसे कि अगर किसी की देश में जाकर शोर लाइन पर, कोस्टल एरिया में बॉम्बार्डमेंट करना, बड़े पैमाने पर किसी देश का कोई कॉमर्शियल एरिया है वहां पर रेड डालना। इसके अलावा अगर हवा की तरफ से कोई हमला हो रहा है तो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी इनके अंदर में होती है। नेवल शिप, ऐसी नेवल शिप जो कि एयर डिफेंस मिशन को अंजाम दे सकती है। क्रूजर शिप्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल यूएसए की नेवी के द्वारा ऑपरेट की जा रही ये तिकेंदरोगा क्लास शिप है। इस तरह की शिप्स बहुत एडवांस होती हैं, इसमें बहुत सारा फायर पावर भरा हुआ होता है, इसलिए इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरे तरीके की जो शिप्स होती हैं उनको हम लोग फ्राइगेट्स बोलते हैं। फ्राइगेट का साइज देखिए डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है। इनका जो मेन रोल होता है वो होता है दूसरी शिप्स को, जो कॉमर्शियल शिप्स हो सकती हैं या फिर कोई नेवल शिप है, कोई मर्चेंट शिप है, उसकी सुरक्षा करना इनका काम होता है। इनका काम एक और चीज होता है कि अगर कहीं पर आसपास कोई सबमरीन है उसको खोजते रहना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको लोकेट करना और उसके ऊपर में अटैक करना, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्यूटीज भी ये निभाती हैं। क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है इसलिए इनकी मैनोरेबिलिटी भी ज्यादा होती है और इनकी कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन कॉस्ट कम होती है, साइज छोटी होती है, तो इनकी कैपेबिलिटीज भी लिमिटेड होती है क्योंकि कम फायर पावर ये अपने साथ लेकर जा सकती हैं। देखिए, इस तरह से इनका जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है। अगर साइज छोटा है तो ये काफी किनारों तक भी पहुंच सकती हैं। आजकल किनारों पर पहुंचकर ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली शिप को हम लोग लिटोरल शिप्स भी बोलते हैं। तो कई बार फ्राइगेट्स को लिटोरल शिप्स के साथ में कंफ्यूजन भी होती है लोगों को उनको समझने में। तो आप ये समझिए कि लिटोरल शिप्स जो होती हैं वो और छोटी होती है, फ्राइगेट्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं। इसके बाद आती है नेवल शिप्स की कैटेगरी की सबसे बड़ी शिप। इनफैक्ट किसी भी कैटेगरी की शिप, जो समुद्र में मौजूद जितनी भी शिप्स हैं उनमें सबसे बड़ी शिप ये होती हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इसके ऊपर में एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर का डेक काफी फ्लैट बनाया जाता है। और ये आम शिप्स नहीं है, समझ जाइए चलते फिरते मिलिट्री हेडक्वार्टर है। ये अपने आप में एक नेवल बेस है चलते फिरते। इनका साइज बहुत बड़ा होता है। इनकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी की अगर आप बात करें तो ये 70,000 टन से ज्यादा ही होता है। मतलब 1,00,000 टन, 1,10,000, 1,20,000 ऐसे, इस प्रकार से इतना इनका डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब ये जब चलते हैं तो इतना टन पानी डिस्प्लेस करते हैं। और इनके ऊपर में जो क्रू मेंबर्स आ सकते हैं वो भी 6,000 से ज्यादा, मतलब 5,000, 6,000, 8,000,
इतनी बड़ी संख्या में ये मैरीन ऑफिसर्स को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और ये एयरक्राफ्ट करियर्स जनरली अकेले नहीं आते, इनके साथ में और भी कई शिप्स होती हैं। मतलब एक पूरा का पूरा फ्लीट चलता है। जब एयरक्राफ्ट करियर कहीं पहुंचता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि या तो वो किसी कंट्री पे पूरी तरीके से रेड डालने जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने, उसको इन्वेड करने के लिए जा रहा है, या फिर एक बहुत स्ट्रांग कैपेबिलिटी दिखा रहा है अपनी कंट्री को डिफेंड करने की। और ऐसी फ्लीट्स से सामना करने की हिम्मत बहुत कम देशों के पास है। देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस तरीके से कुछ, मतलब एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ तो दुनिया में ऐसे हैं जिसपे कि एक बार में 80-90 एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं। मतलब समझ जाइए कि 2-3 स्क्वाड्रन पूरे के पूरे। मतलब जितना बड़ा सोचिए, हम लोगों का कोई एक एयरपोर्ट होता है, एक एयरपोर्ट का वहां पर जो एयरपोर्ट का लाउंज एरिया होता है प्लस पूरा रनवे होता है, ऐसे पूरे रनवेज हो, मतलब कई हेक्टेयर बड़ा। यहाँ देख के आपको शायद का साइज ना समझ में आ रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। मतलब 2-3 हेक्टेयर का तो सिर्फ इसका डेक होता है, 2-3 रनवेज हो सकते हैं इसमें, इतना बड़ा इसका साइज होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर में जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब जो फाइटर एयरक्राफ्ट, और कुछ इस तरीके के जिनको हम लोग रोटरी विंग एयरक्राफ्ट, मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह, दोनों ही तरीके की लैंडिंग कैपेबिलिटी होती है। एक बार में एक एयरक्राफ्ट कैरियर की 150 स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब एक बार में ये 700 से ज्यादा टारगेट को पर डे हिट कर सकता है। इतनी कैपेबिलिटी एक एयरक्राफ्ट कैरियर की होती है। देखिए दुनिया में अगर बात करें तो अमेरिका के पास में दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, क्योंकि अमेरिका एक देश नहीं, समझ जाइए एक एम्पायर है, जिसको वो अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया भर में अपने मिलिट्री बेसिस बनाने। तो कुछ स्टेशनरी मिलिट्री बेसिस हैं, कुछ इस तरीके के फ्लोटिंग मिलिट्री बेसिस हैं। उनको दिखाना है कि दुनिया में हमारी हेजीमनी है। इसको अगर कहीं पे भी कोई चैलेंज आता है तो वो विद इन फ्यू आवर्स वहां पर वो अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसलिए पूरी दुनिया भर में उनके ऐसे मिलिट्री बेसिस फैले हुए हैं। भारत की बात करें तो हमारे पास में भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिनमें आते हैं आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विराट और एक आईएनएस विशाल हम बना रहे हैं। एक पहले हमारे पास में आईएनएस विक्रांत हुआ करता था, बाद में उसको डीकमीशन कर दिया गया, उसको फिर से बनाया गया है अभी। तो इस तरीके से हमारे पास में भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हम एक और अभी बना रहे हैं। नेवल शिप्स की कैटेगरी में जो चौथे तरीके के शिप्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर देखिए इनकी जो पर्पस होता है वो होता है क्विक मैनरेबिलिटी, कि जल्दी से किसी जगह पर डिप्लॉय होकर इनकी और लॉन्ग ट्रिप्स लगा सकें और किसी भी अटैक को ये डिस्ट्रॉय कर सकें। इनका देखिए जो सबसे पहला शुरुआत में जब इनको बनाया गया था तब क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि किसी देश की कोई नेवल शिप जा रही है, दूसरी तरफ से दूसरी कंट्री जो एनिमी कंट्री है वो अपनी एक शिप भेजती थी जिसमें टॉर्पीडोज होते थे। उन टॉर्पीडोज से वो उस देश की शिप को अटैक करते थे। अब टॉर्पीडो अटैक को रोकने के लिए उस टॉर्पीडो बोट जो आ रही है, या टॉर्पीडो मतलब अगर टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए सबमरीन बनाई हुई है चाहे सरफेस शिप है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक दूसरी शिप की जरूरत होती थी। यानी कि एक शिप है जो कि मेन शिप को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। इसका काम क्या है? उस टॉर्पीडो फायर करने वाली बोट को खत्म करना। तो टॉर्पीडो बोट डिस्ट्रॉयर बनाया गया और उसी से बाद में इसका नाम आ गया डिस्ट्रॉयर क्लास। अब इसको पूरा नहीं बोलते, मतलब इसको ये नहीं बोलते कि ये टॉर्पीडो बोट डिस्ट्रॉयर है, उसको सिर्फ डिस्ट्रॉयर बोल करके काम चला लेते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। क्रूजर शिप्स की ही तरह इनकी भी फायर पावर बहुत होती है, लेकिन क्रूजर शिप्स में फायर पावर ऑब्वियसली और ज्यादा होती है, डिस्ट्रॉयर में उससे थोड़ी कम। डिस्ट्रॉयर में कई चीजें मिलाई जाती हैं, इनकी मैनेवरेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, इनकी फायर पावर भी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से समझ जाइए किसी भी नेवी का जो सबसे मुख्य हथियार है वो ये डिस्ट्रॉयर ही होता है। डिस्ट्रॉयर्स देखिए देखने में कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, जो कि फ्राइगेट्स से थोड़े बड़े होते हैं। इसके बाद आती हैं अगली जो नेवल शिप्स की कैटेगरी में, वो होती हैं सबमरीन। सबमरीन आप जानते हैं, नाम से समझ में आ रहा है सबमरीन, मतलब ये सरफेस के नीचे चलती हैं, यानी कि अंडर वाटर। ये अंडर वाटर रह करके ये सीक्रेट मिशंस को अंजाम देने का काम करती हैं। देखिए इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक होती है बैलिस्टिक सबमरीन, इसके अलावा एक होती है अटैक सबमरीन, और फिर एक होती है क्रूज मिसाइल सबमरीन। अब देखिए एक बात समझिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, इसका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर सकती है, ये SLBMs को लॉन्च कर सकती है, मतलब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब एक समझ जाइए कि सबमरीन के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर सकती हैं। अब इससे होता क्या है, इससे एक डिटरेंस कैपेबिलिटी आती है।
कि किसी भी कंट्री को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि अगर हमारे ही देश के ऊपर में कल को किसी ने हमला कर दिया और हमारे सारे मिलिट्री बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए, ऐसे में क्या आप अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेंगे? क्या आप सोचेंगे कि ठीक है हमारे देश को डिस्ट्रॉय कर लिया, अब क्या करेंगे, हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेंगे? ऐसे में हम लोग अपनी मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को सबमरीन में लोड करके सबमरीन्स को भेज दिया जाता है और वो पूरी दुनिया भर में अंडर सी हमेशा वो घूमती रहती हैं और हमेशा तैयार रहती हैं। जैसे ही उनको कमांड मिले वो तुरंत अटैक करने के लिए तैयार है। तो दुनिया के काफी सारे देश जो भी एडवांस कंट्रीज हैं, जिनके पास में इतनी कैपेबिलिटी है, वो इस तरीके की सबमरीन्स को ऑपरेट करते हैं। उनके अंदर में बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जिससे कि उनको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलती है। अगर दुनिया के दूसरे देशों को, उनके दुश्मन देशों को ये बात पता लग गया कि इस देश के पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो सोचिए जरा कि क्या वो आपके ऊपर कभी फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे? जब उनको ये पता रहेगा कि आपके पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और वो भी ऐसी जगह से जिसको पता ही नहीं कि आप कहां से हमला करेंगे। तो इसलिए इससे एक बहुत ही अच्छा डिटरेंस तैयार होता है। अगर आपके पास में, आपके देश के पास में इस तरीके की बैलिस्टिक सबमरीन्स हैं, तो आपके देश के ऊपर में कोई फर्स्ट स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं करेगा। देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूएस की ओहायो क्लास सबमरीन्स है। इसके बाद हम लोग बात करें दूसरे तरीके की सबमरीन्स, तो वो होती हैं अटैक सबमरीन्स। इनका काम क्या है? इनका काम है कि एनिमी नेशंस की कोई दूसरी सबमरीन है या फिर कोई सरफेस शिप है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। इनका जो मेन फायर पावर है वो है टॉर्पीडो, जो कि ओशन सरफेस के नीचे से लॉन्च किया जाता है। तो उसके माध्यम से ये एनिमी नेशंस की सबमरीन्स को, सरफेस शिप्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसके बाद आती, और देखिए ये जो अटैक सबमरीन्स हैं ये लिमिटेड कैपेबिलिटी में ये क्रूज मिसाइल्स को भी लॉन्च करती हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आती है क्रूज मिसाइल सबमरीन्स। क्रूज मिसाइल सबमरीन्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जो कि क्रूज मिसाइल्स को फायर कर सकती हैं। ऐसी सबमरीन्स जनरली ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें कि 100, 150, 200 के करीब क्रूज मिसाइल से लोड हो, वो इतनी ज्यादा मात्रा में क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च कर सके। देखिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, उनके लिए मैं एक अंतर बता देता हूँ। क्रूज मिसाइल वो होती हैं जो कि एक बार को हवा में आने के बाद में लैंड सरफेस के पैरेलल मूव करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक तरीके की क्रूज मिसाइल है जो कि हवा में एक बार को पहुंचती है, उसके बाद सरफेस के पैरेलल मूव करती है। और दूसरी होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जिनका पाथ आप देखेंगे इस तरीके का होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर के कई बार पार तक जाती हैं और उसके बाद वहां से ये लौटती हैं। तब इनकी जो स्पीड होती है, जो टर्मिनेटिंग स्पीड होती है, वो कई कई मैक तक हो जाती है। कई बार इनकी वेलोसिटी आप देखेंगे कि मैक 5, मैक 6, मैक 8 तक पहुंच जाती है। इस कैटेगरी में अगली शिप आती है, वो होती है एम्फीबियस वॉरफेयर शिप। एम्फीबियस वॉरफेयर शिप से आपको समझ ही में आ रहा होगा, एम्फीबियन टाइप के जो क्रिएचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। तो ये भी ऐसी शिप होती है जो कि जमीन पर भी ऑपरेट कर सकती है और ओशन में भी ऑपरेट कर सकती है। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि शिप है तो ये जमीन पर चलती है, नहीं नहीं, जमीन पर चलती नहीं है। इसका काम ये होता है कि ये लैंड पर भी कोई ऑपरेशन कर सकती है। इसका मतलब ये, मैं आपको इनका शेप दिखाता हूं। इनके अंदर में इस तरीके के वेल डक बोलते हैं इनको, वेल डेक होते हैं। इसके अंदर में ऐसी शिप्स आ सकती है, बड़ी शिप है, बड़ी शिप के अंदर में ऐसी छोटी शिप आ सकती है, इसके अंदर से निकल सकती है, जो कि एकदम शोर तक पहुंच सके, शोर के अंदर भी, कोस्टल एरिया के अंदर भी जा सके। ऐसी चीजें, ऐसी शिप्स, ऐसे व्हीकल्स इसके अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर में डेक भी होता है जिस पर हेलीकॉप्टर्स, देखिए यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं, जिस पर हेलीकॉप्टर्स भी लैंड कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से इनको आप छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर ही समझिए। इसके ऊपर में फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट कम मात्रा में उतरते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इस पर हेलीकॉप्टर्स उतरने की कैपेबिलिटी होती है। इनको बनाया इस तरीके से गया होता है कि इसके अंदर से आर्मी, इनके अंदर में से टैंक्स, आर्टिलरी वेपन्स, इन सबको शोर एरिया पर, कोस्टल एरियाज में आसानी से डिप्लॉय किया जा सके। इसमें बड़ी मात्रा में आर्मी को डिप्लॉय किया जा सके, उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और कई बार इनके ऊपर में अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं। तो ऐसी किसी कैपेबिलिटी के लिए इनको डिजाइन किया गया होता है। ये देखिए एक और एम्फीबियस शिप, देख के आपको पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ही तरह लग रहा होगा, एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, बस इसके ऊपर में फाइटर एयरक्राफ्ट ना लैंड करके इसमें हेलीकॉप्टर्स है। देखिए इस तरीके के एम्फीबियस शिप्स, ये अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में आते हैं। देन कम्स
लिटोरल कॉम्बैट शिप्स ये साइज में सबसे छोटी होती हैं। सबसे छोटी होने के कारण इनकी कैपेसिटी कई सारी होती है। पहली चीज तो ये एकदम शोर तक पहुंच सकती हैं, ये स्टिल्थली पहुंच सकती हैं, ये रिकॉनोसेंस एक्टिविटी कर सकती हैं, मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकती हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती हैं किनारों पर, कोस्टल एरियाज पर। बड़ी शिप्स के पहुंचने के पहले अगर कोई मैरीन माइंस बिछाई गई हैं तो ये मैरीन माइंस को खोजकर उनको हटाने का काम ये सब भी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटा अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है उसके लिए ये एक लैंडिंग डॉक को भी प्रोवाइड कर सकती है। इनकी साइज आप देखेंगे सबसे छोटी होती है और इनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो ये जो बड़ी शिप्स हैं, बड़ी फ्लीट्स हैं, उनके लिए ये सपोर्ट का काम करती है। तो ये थी नेवल शिप्स के बारे में जानकारी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अगर आप इसी प्रकार से आर्मी से रिलेटेड जितनी भी वेपन्स हैं उनको समझना चाहते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में समझना चाहते हैं, और आप टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स भी जानना चाहते हैं, और ऐसे डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनसाइट्स पाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करिए।